ठीक है, राइट सर, थैंक यू वेरी मच। मैं एक दफ़ा पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे, बल्कि 2 दफ़ा, और द ऑनर इज़ ऑल माइन। आप सब ने ये मौका दिया है, और बेसिकली मैंने कोशिश की थी, डिप्रेशन हम पहले भी डिस्कस करते रहे, हम थोड़ा सा उससे आगे चलें। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे नॉट जस्ट द डिप्रेशन बट द सीवियर फॉर्म्स ऑफ डिप्रेशन, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन और साइकोटिक डिप्रेशन। सो कोशिश करेंगे, मैंने एक सिनेरियो के फॉर्म में इसको बनाया है। सो लेट्स सी, एंड यू आर ऑल फ्री टू आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन, एंड अगर दरमियान में कहीं भी आपको लगे कोई चीज़ क्लैरिटी की तो प्लीज़ डू आस्क, ठीक है। सो हाउ आर यू? The new government has finally left and a new is due to come in, ठीक है। and well, people say, आप बहुत frequently पूछते होंगे कि जी आपका क्या हाल है, और ये हम एक दूसरे से सलाम के बाद दूसरी चीज़ यही पूछते हैं, कैसे हैं आप। सो और पेशेंट से भी बड़ा फ्रीक्वेंटली जवाब होता है ठीक है या शुक्र है, और हमें उसमें से प्रोब करके निकालना है वो जो ठीक है या शुक्र है वो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त होता था हमारा, वो कहता था जब भी से पूछे क्या हाउ आर यू, सो so this is, although it says fine but nothing about it is fine, right? So a lady, 36 years old, female, housewife, resident of suburbs of Lahore, क्लिनिकल सिनेरियो के एस्पेक्ट पे हम इसको लेके चलेंगे। ये हमारे पास प्रेजेंट की थी, सवियर एब्डोमिनल पेन और ऑल्टर्ड बावल्स, कभी उसको कब्ज़ हो जाती थी, कभी लूज मोशन हो जाते थे, और फिर उसके साथ लो मूड, डिस्टर्ब बायोलॉजिकल फंक्शंस का मतलब है स्लीप ख़राब, खाना पीना ख़राब, और उसके साथ वेट चेंज। अच्छा, खाना पीना ख़राब डज़ नॉट ऑलवेज़ मीन कि भूख ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग जितना स्ट्रेस्ड आउट होते हैं वो उनका खाना ज़्यादा होता जाता है, और जब खाना ज़्यादा होता जाता है तो उनका वज़न भी ज़्यादा हो जाता है। सो डिस्टर्ब, दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय डिस्टर्ब बायोलॉजिकल फंक्शंस। ज़रूरी नहीं है कि अगर मूड ख़राब है तो खाना पीना भूख उड़ ही जाएगी, बढ़ भी सकती है कुछ लोगों में। उसके साथ साथ उनका एक ख़ास वो था बिलीफ अपने ससुराल वालों के बारे में कि भाई वो जादू कर रहे हैं मेरे पे, और ये भी हमारे कल्चरल एस्पेक्ट में इट्स कॉमन नहीं बनती होती तो लोग कहते हैं, बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो मुझे मारने की साजिशें कर रहे हैं। नाउ दिस हैज़ लीगल इम्प्लीकेशंस। ये बयान वो जाके अगर थाने में देती है, दरख्वास्त देती है, तो इसके ऊपर लीगल एक्शन होगा, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा वो कहती है मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कहती हैं कि भाई तुम्हें अपने आप को ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक। या दूसरी तरफ द अदर एस्पेक्ट विच वाज कंफ्यूजिंग वाज, वो कहती है दुनिया वैसे ही ख़त्म होने वाली है, क़यामत आने वाली है, रह कुछ नहीं गया, क्या ज़िंदा रह के वैसे भी क्या करना है, राइट। सो एग्ज़ामिन किया उनके मूड के लिए, बाकी चीज़ों से जब ज़रा हिस्ट्री ज़रा डिटेल में ली, ये कुछ चीज़ें उनकी चल रही थी, बट डिस्पाइट ऑल दिस देयर वाज नो वेट लॉस, फीवर, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, ठीक। सो फिजिकल एग्जामिनेशन वाज अनरिमार्केबल। ये उनकी प्रीवियस ट्रीटमेंट हिस्ट्री थी। इम्पॉर्टेंटली इसमें जैसे आप यू कैन सी, जीपी ने इनको पीपीआई, फ्लैजल, एसिटाइलोप्राम 2 हफ्ते के लिए दिया, फिर उसके बाद 4 हफ्ते के लिए ये जीआई सिम्टम्स के लिए, फिर पेंटॉक्सोलैम, फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट ने फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की, राइट। सो स्पेशलिस्ट ने जो इन्वेस्टिगेशंस की ये सारी अनरिमार्केबल थी, मोस्ट ऑफ दैम। तो इन्होंने कहा यार कुछ नहीं है आपको, आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाज, उन्होंने कहा यार अक्सर लोगों की नहीं बनती ससुराल वालों से, क्या है जीआई सिम्टम्स, अब ससुराल तो नहीं बदल सकते, हम आपको मशवरा नहीं देते। सो लेट्स जस्ट ट्रीट दिस एज अ फाइब्रोमाइल्जिया विद ऑल द एक्स एंड पेन्स एंड ऑल दैट। सो
कोलोफैक, एसिटालोप्रैम, सिलान्स, एसआर, लिब्रेक्स और पीपीआई, ये 6 महीने गया है उन्हें. द पेशेंट डिड नॉट इम्प्रूव. अपेरेंटली कोई सोशल स्ट्रेटा में एक्सेप्ट कि उनकी अपने ससुराल वालों से नहीं बनती थी, कोई और प्रॉब्लम नहीं था. हस्बैंड काम करते हैं, बच्चे हैं, चीज़ें हैं, सो कमी नहीं थी किसी चीज़ की. मगर अक्सर अकेले बैठ के रोया हूँ ज़ार ज़ार बहुत. 6 महीने बाद दोबारा आई. स्पेशलिस्ट ने कहा भाई आप ऐसा करें, आप दिखा लें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को, हमें तो नहीं समझ आ रहा. राइट. सो सारी इन्वेस्टिगेशंस रिपीट हुई. बेरियम मील एंड फॉलो थ्रू, सीटी एब्डोमेन एंड पेल्विस एंड ट्यूबरक्लोसिस के लिए माइक्रोडॉट, ये सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई फर्दर. एंड देन ही सेड ओके, आपको ये जो डिस्टेंशन रहती है और ऑल्टर्ड बावल्स हैं, सो हम देखते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी करके देख लेते हैं. सो उस पे आया माइल्ड गैस्ट्राइटिस, वेरी कॉमन फाइंडिंग. और वेरी कॉमन फाइंडिंग इज़ बिकॉज द टाइप ऑफ फूड वी टेक. हम अच्छे खासे स्पाइसेस खाते हैं, अच्छा खासा फैटी मील खाते हैं, तो उसके साथ माइल्ड गैस्ट्राइटिस कॉमन है. प्लस जो वाटर सप्लाई है हमारी, इट इज़ एनरिच्ड विद एच पाइलोरी, तो वो भी एक बड़ा इवेंट बनता है. सो दैट इज़ वाई शी वॉज अगेन ट्रीटेड ऑन पीपीआई, एसिटालोप्रैम. अब की बार थोड़ी चली 5 मिलीग्राम ओशन मिनरल कम्प्लेक्स के साथ. एक्स एंड पेन्स उनको शुरू. एसिटालोप्रैम तो करानी नहीं चाहिए थी सर. 10 ले रही थी तो उसको. सर एक SSRI का एक और साइड इफ़ेक्ट है कि वो GI सिम्टम्स को एग्रवेट भी कर देता है. सो बहुत सारे लोग इस वजह से भी इसकी डोजेज बड़ी हिसाब से यूज़ करते हैं. ओके. सो नहीं ठीक हुई, फेथ हीलर्स के पास चली गई, हकीम, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, अगले 1-2 साल चला उनका. अच्छा, अब जब आप ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन पे जाते हैं, अगर आप में से कोई कभी हकीम साहब के पास गया है, तो दिस मोस्ट ऑफ इट हैपन्स. नथिंग टू होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट देम. हमें वैसे उनके फील्ड के बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट परहेज़ ज़रूर होता है. और जब ये सारा परहेज़ होना शुरू हुआ फॉर अ ईयर और 2, सो व्हाट हैपेंस इज दिस लेड टू फर्दर प्रॉब्लम्स, जनरलाइज वीकनेस, एक्स एंड पेन्स. अब वो पुराने प्रॉब्लम्स जो नहीं थे, मैंने आपको रिमेंबर शुरू में कहा वेट लॉस नहीं था, एनोरेक्सिया नहीं था, वो भी आना शुरू हो गया. रिफ्यूज़ल टू ईट सॉलिड्स भी आना शुरू हो गया. ओवरऑल कंडीशन ये कि बाकियों को तो नहीं पता लग रहा था कि ये है, लेकिन वो कहती थी आईना देख कर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई. So significant weight loss because of the restricted diet. Okay? Because of restricted diet. ठीक है, जब गोश्त भी नहीं खाना, आपने वेजिटेबल्स भी रिस्ट्रिक्टेड कर दिए, फूड भी, लोबिया भी, और वो when predominantly आपकी डाइट प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, तो फिर मसल मास लूज होगा. So this is what is happening over there, right? So she went to a general surgeon, उन्होंने टेस्ट करवाए, CBC as expected, उसमें आया माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स दिए, एब्डोमिनल कंप्लेंट्स, एनीमिया इम्प्रूव हो गया ट्रीटमेंट के साथ, लेकिन एब्डोमिनल कंप्लेंट्स चली. राइट. सर्जन साहब ने कहा भैया आप जाएं, मैडम आप साइकियाट्रिस्ट के पास. सर्जन सेंसिबल था, वो दे आर क्विक टू रीच टू कंक्लूजन्स. उन्होंने कहा यार मैं क्या करता रहूँगा, इसका ऑपरेशन तो मैंने करना नहीं है, सो इफ नॉट इन ऑपरेशन तो फिर भेजें इनको. सो शी वाज सेंट टू अ साइकियाट्रिस्ट. राइट. सो व्हाट इज शी सफरिंग फ्रॉम? दिस इज डिप्रेशन, one of the forms in which it can present to you. लेकिन इसमें एक बात बता दें सर, डिप्रेशन में ज़्यादा निहिलिस्टिक डिल्यूजन होती है. जैसे आपने कहा एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग, यू सी द वर्ल्ड इज फिनिशिंग, ऑल डिल्यूजन व्हिच आर नेगेटिव, नेगेटिव टू द पर्सन और टू द एनवायरनमेंट.
लेकिन ये आपने persecuted delusion भी बताया कि the people हो are सकता है। वो persecuted delusions are not significantly present in depression. वो तो एक characteristic है psychosis. सर मैं हम्बली थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूँगा। यू आर राइट, nihilistic delusions are part of depressive disorder. They can become a part of उसमें मैं अभी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे भी आ जाऊँ, वो करेंगे डिस्कस। बट द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स also play a role. See, what happens is when we talk about delusion is we are talking that there is a false firm belief. Now that false firm belief बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, but it has its basis to something which is happening around. अच्छा, लेकिन जब हम delusion की exact definition पे आते हैं तो वो कहता है not amenable to the social, cultural and religious aspect and the brought up of the individual. So initially जब वो ये कहती रही कि भाई मेरे ससुराल वाले मेरे ख़िलाफ़ हैं, साजिशें कर रहे हैं, जादू कर रहे हैं, तो हम जादू को डिल्यूजन में नहीं डालते हैं। इट्स एन ओवरवैल्यूड आइडिया। अगर हम अपनी एजुकेटेड हमारी पॉपुलेशन है, बट हमारा एक बिलीफ एस्पेक्ट भी तो है ना। सो अगर सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा एक सर्टेन बिलीफ एस्पेक्ट को बिलीव करता है तो हम उसे डिल्यूजन नहीं कहते हैं, ठीक है। सो देन इट बिकम्स अ डिल्यूजन। ओवरवैल्यूड आइडियाज भी तो प्रिकर्सर है डिलीजन। हो सकता है। ओवरवैल्यूड आइडियाज होते हैं सर, दे एग्रीवेट टू फॉर्म डिलीजन। एग्रीड बट द पॉइंट इज, इसीलिए तो डिफ्रेंशिएट करना है उनको कि क्या ये ओवरवैल्यूड आइडिया है या डिल्यूजन है। सी दैट इज फ्रॉम वेयर every psychiatric disorder has its base from normality. कोई भी साइकाइट्रिक डिसऑर्डर आउट ऑफ ब्लू नहीं डेवलप होता, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं। क्या हम सब मुश्किल हालात में एंग्जाइटी के दौर से नहीं गुजरे? क्या हम सब जब एग्ज़ाम आते थे तो परेशान नहीं होते थे? एक बात छोटी सी और जी ज़रूर। प्राइमरी डिलीजन की डेफिनेशन ये है कि आउट ऑफ ब्लू। सर सारे नहीं, सिर्फ ऑटोक्टोनस डिल्यूजन्स, सिंगल ऑटोक्टोनस डिल्यूजन्स आर ओनली प्राइवेट डिल्यूजन। और डिल्यूजन में फर्क क्या है ये बता दो। Only autochthonous delusions are sudden delusional ideas that have absolute no basis to anything happening आउट ऑफ around. कॉन्टेक्स्ट ठीक है, है। ठीक है। सो हम इसको आगे लेके चलते हैं। सो दिस इज a general definition, right? Characterized by such feelings to a greater degree than seems warranted by the circumstances. So ऐसी उदासी या मायूसी जो कि आपकी सर्कमस्टांसेस से आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो। जैसे मैंने कहा कि वो कहती थी कि हाँ चीज़ें तो ठीक है, मुझे नहीं समझ आती कि ये मुझे क्या हो रहा है। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि दे कैन नॉट फाइंड अ रीज़न। फाइनेंशियली ठीक चल रहा है, हस्बैंड भी है, घर भी है, बाकी थोड़ी बहुत खटपट तो चलती रहती है, पर इतना डिप्रेस होने वाली क्या बात है, राइट? सो ये कॉमन फॉर्म्स हमने ली। मेजर डिप्रेशन क्लासिफिकेशन के हिसाब से, एंड देन परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसको हम पहले डिस्थाइमिया कहते थे। डिस्थाइमिया इज़ अ फॉर्म ऑफ डिप्रेशन जिसमें लेस सीवियर डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं और वो चलते चले जा रहे होते हैं, सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं हो रहे होते, ठीक भी नहीं हो रहे होते, एंड दे कंटिन्यू फॉर ईयर। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के हिसाब से 2 साल। सो उदासी, थकावट, फटीग, इरिटेबिलिटी, मिलने को दिल नहीं चाह रहा, काम करने को भी दिल नहीं चाह रहा, एंड द सिम्टम्स परसिस्ट फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 years. दैट इज़ परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिस्थाइमिया। मूड एपिसोड है और इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगेन ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन हम कैसे क्लासिफाई करते हैं कि ये जो डिप्रेशन है ये ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट है। एटलीस्ट 2 ड्रग्स का ट्रायल हो चुका हो, और प्रेफरेबली 2 डिफरेंट ग्रुप्स की, जैसे SSRIs हैं
और फिर एक ग्रुप अगर एस आ रही है, फर्स्ट लाइन इज़ नाइस गाइडलाइन की तरफ से एस आ रही, द सेकेंड इज़ आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, TCA यूज़ कर सकते हैं, SNRIs यूज़ कर सकते हैं, NASA यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी हैं यूज़ कर सकते हैं। बट दो ड्रग पहले तो ट्राइसाइक्लिक नहीं ट्राइसाइक्लिक second line now because of the safety concerns they have been pushed down. Very good drugs, hard to find, they are hard to find, but safety के issues हैं उनमें, ठीक है सर। पेशेंट है जिसको कल मैंने देखा प्रेस्क्रिप्शन स्पेशलिस्ट के लिए, जिसमें एसिटानोप्राम भी लिखी हुई थी और लग्जीनियम भी लिखी हुई थी, जी दोनों लिखी हुई थी। Is there any justification of prescribing two? One is antidepressant and one is anti-anxiety. How the consultant who has prescribed can justify this? सर मैं बिल्कुल इसका जवाब देता हूँ। इसका जवाब वैसे आपको आगे मिल जाएगा, चलो ठीक है, इसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा, हाँ आगे चलिए। ठीक है। सो डिसरप्टिव, आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट, कीप इट इन माइंड, जैसे हम वहाँ पहुँचेंगे आई एक्सप्लेन दैट, राइट। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। एक नया डिसऑर्डर ऐड किया है उन्होंने, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। डिप्रेशन की तरह ही है, 6 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों में, सो लेस देन 18 में डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, किसी और टाइम इसको पढ़ा देंगे, बट इट इज़ द अडोलेसेंट में हम कहते हैं जी बदतमीज़ हो गया है, इरिटेबल हो गया है, हम उसको अडोलेसेंट क्राइसिस भी कहते हैं, टीनेज के अपने मसाइल हैं, बट इन सम पीपल इट परसिस्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन और आपको बाकायदा साइकाइट्रिक डिसऑर्डर के तौर पे उसको ट्रीट करना पड़ता है। अदरवाइज़ वो सारा इम्पॉर्टेंट फेज, सी दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट ईयर्स, 6 से 18 साल आपके एजुकेशन का टाइम है, आपकी बेसिस बनेंगी, 18 साल FSC, एंड देन आप किसी कैरियर डेवलपमेंट में जाएंगे। सो वंस दैट इज़ लॉस्ट द होल कैरियर एंड देन द वो जो उसमें पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, वो सारा लूज़ कर जाता है इस इलनेस की वजह से। वी हैव टू डेवलप अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। डिप्रेशन मैंने कह दिया, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, persistent depressive disorder, right, premenstrual dysphoric disorder can result in depressive symptoms prior to onset of menses. Substance induced depressive disorders हैं, depressive disorder due to another medical condition, so post CVA है, chronic diabetes है, chronic kidney disease है, hypertension है, multiple disorders इकट्ठे चल रहे हैं, fractures हैं, head injuries हैं, they all can have concurrent depressive disorders. बिल्कुल senile depression है, dementia में है, ठीक है। so ये नए specifiers उन्होंने ऐड किए हैं, and the specifiers are two with mixed features. mixed features का मतलब ये है कि depression तो है लेकिन उसमें साथ added features आ रहे हैं जो कि हाइपोमेनिया या मेनिया का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे। सो एक दिन होता है पेशेंट उदास है और वो उदास ही चलता आ रहा है पिछले 15-20 दिन से, महीने से, और अब उसमें क्या चेंज आना शुरू हुआ है कि किसी दिन वो बहुत इरिटेबल एग्रेसिव होता है, गुस्से में बाहर चला जाता है, वो 2-4 काम करके आता है, 2-4 काम ख़राब करके आता है, 2-4 सही करके आता है, एंड देन कम बैक। और खाना नहीं खा रहा था उस दिन ज़्यादा खा लेता है। सो बट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ हाइपोमेनिया और मेनिया इज़ नॉट फुलफिल्ड। दिस इज़ कॉल्ड डिप्रेशन विद मिक्स्ड फीचर्स। सो उसमें ओवर एक्टिविटी आ रही है लेकिन वो मेनिया या हाइपोमेनिया का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा। सो बीच में इंटरमिटेंट आती रहेगी जाती रहेगी, आती रहेगी जाती रहेगी। एंड सेकेंड, एंशियस डिस्ट्रेस, एंग्जाइटी कॉन्करेंट, हमारे सर्विसेज हॉस्पिटल की रिसर्च है 90% पेशेंट्स में कॉन्करेंट डिप्रेशन के साथ एंग्जाइटी के सिम्टम्स पाए जाते हैं, सच अ हाई पोटेंसी। सो वो जो कंसल्टेंट थे जिन्होंने साथ लेक्सिलियम लिखी थी, इट वाज प्रोबेबली टू एड्रेस दैट। एंटी डिप्रेसेंट एंग्जाइटी को बहुत अच्छा डील करते हैं बट दे टेक अ लॉन्गर ड्यूरेशन।
अगर 2 हफ्ते में उसने इम्पैक्ट प्रॉपरली प्रोड्यूस करना शुरू कर देना है तो 2 हफ्ते क्या करेगा पेशेंट? वो तो आपके पास आया, मेरी नींद ख़राब है, मैं बार बार उठ जाता हूँ, मैं लड़ाइयाँ कर रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही, मैं फोकस नहीं कर पा रहा। इमेजिन डिफरेंट वर्क फील्ड्स, चाहे वो डॉक्टर है या ड्राइवर है, चाहे वो टीचर है। जब आपकी स्लीप ख़राब होती है तो आपके हायर मेंटल फंक्शंस, अटेंशन, कंसंट्रेशन, फोकसिंग, बाकी एरियाज, कैलकुलेशन, जजमेंट्स, ये सारी इम्पेयर होना शुरू होती हैं। सो उन कॉग्निटिव फंक्शंस को रीइंस्टेट करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बेंजोडाइज़ेपिन कॉग्निटिव फंक्शंस को रीइंस्टेट करती है, पर इस सिनारियो में जहाँ प्राइमरी कॉज स्लीप डिस्टर्बेंस है वहाँ बेंजोडाइज़ेपिन देनी है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दे दें, 2 हफ्ते में, बल्कि 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं उसका इफेक्ट आने में। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। पर क्या एक्यूट एमआई के पेशेंट में बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ नहीं होती? बिल्कुल होती। किसी को भी पता लगे कि जी उसको एकदम पता लगता है जी मुझे एमआई दाखिल तो हो गया, उसको बोल गया क्या हुआ है, आपको दिल का दौरा पड़ा है, इज़न्ट इट एंशियस? इट ब्रिंग्स सडन डूम, फीलिंग ऑफ डूम और ग्लूमी आती है, यार ख़त्म, इज़ दिस द एंड ऑफ मी? सी ये फीलिंग बजाते खुद ही बड़ी पेनफुल फीलिंग है। सो दैट इज़ वाई जो कार्डियोलॉजी में कंसल्टेंट्स हैं वो एंग्जोलिटिक यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ नहीं करना। हफ्ता 10 दिन दें और अगर वो नहीं मैनेज हो रहा फिर उसको साइकाइट्रिस्ट को ऑन बोर्ड लें। सही है। सो वो जो एंग्शियस डिस्ट्रेस वाला स्पेसिफायर है उसके लिए आपको चाहिए होती है। ठीक, ये डिप्रेशन की फर्दर क्लासिफिकेशन में जैसे मैंने आपको कहा डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर बच्चों में और प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर ख़वातीन में, ये 2 उन्होंने मज़ीद DSM-5 में डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की लिस्ट में ऐड किए हैं। राइट, सो हमने इसको कंसिडर किया था, डिप्रेसिव डिसऑर्डर तो है लेकिन उसके साथ डिलूजन्स भी हैं और हेलुसिनेशन भी हैं इस केस में। और डिलूजन क्या है, जादू कराने तक तो ओवर वैल्यूड आइडिया है, पर क्या सारे ससुराल वाले मिल के प्लान कर रहे हैं मारने का? और फिर वो पेशेंट अगर आप उसको एक्सप्लोर करेंगे तो वो आपको बाकायदा प्लान भी बता देगा कि मुझे पता लग जाता है। when you start asking the reasonability of their beliefs, it is only then you realize कि it has no logical connection। अच्छा, वो आप पे जादू कर रहे हैं, आपको कैसे पता लगता है कि वो आप पे जादू कर रहे हैं? क्या आपके सामने कर रहे हैं? नहीं, छुप के करते हैं। आपको कैसे पता लगता है? कोई तो हिंट होगा ना, आपको कोई तावीज़ मिले होंगे, आपको किसी ने दम वाला पानी पिलाने की कोशिश की होगी, कोई तो लॉजिकल कनेक्शन होगा ना जिससे आपने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया। बट इफ द पेशेंट सेज नो, नथिंग, आई जस्ट get the feeling in my heart that this is happening and I can exactly tell कि फलां बंदा ये कर रहा है, it's not random, it becomes focused with the passage of time, then it becomes a delusion। and then hallucinations are the voices that are telling, एक तो आपके ऊपर जुल्म हो रहा है। सी आप इमेजिन करते हैं, सी द कॉन्टेक्स्ट कि आप इमेजिन करते हैं कि जी सब कुछ ठीक है, आप डिप्रेस्ड हैं क्योंकि ससुराल वाले जादू कर रहे हैं, ओके, पर क्या उसकी वजह से ये ख्याल मेरे जहन में आना चाहिए कि मुझे वाकई मर जाना चाहिए इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? The patient starts hearing voices telling them to kill themselves. Why? Patient उसको क्वेश्चन नहीं करता, पेशेंट कहता है yes, it should happen like this, ऐसा ही होना चाहिए। भाई क्यों ऐसा होना चाहिए? उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर मर जाना चाहिए। सर ख्वाब देखें, उसको ये रियलाइजेशन है कि ये ख्वाब है, आपका रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि आपका क्या ख्याल है इस ख्वाब के बारे में।
जो सॉक्रेटिस वे ऑफ क्वेश्चनिंग है वो यही कहते हैं, वो कहता है आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, क्या वाकई ऐसा ही होना चाहिए? बिकॉज योर क्वेश्चन डिटर्मिन्स, दिस क्वेश्चन डिटर्मिन्स कि आपका होने वाले इवेंट के बारे में रिएक्शन क्या है, और उस रिएक्शन ने तो आपको इस्टेब्लिश करके देना है कि क्या है। मेरे साथ ज्यादती है, ओके, मेरे साथ बुरा हुआ है, ओके, क्या आपके साथ बुरा ही होना चाहिए था? और जब साइकोटिक डिप्रेशन आता है तो पेशेंट कहता है ऐसा ही होना चाहिए था, सही हुआ है, राइट? मैंने कोशिश की, मुझे वैसे नहीं मिला हॉस्पिटल एडमिशन, इट्स नॉट अ क्लियर स्लाइड बट बेयर विद मी। मैं ये हॉस्पिटल एडमिशन सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कब हम करते हैं। हाँ, सो व्हेन देयर इज़ अ सीरियस रिस्क ऑफ सुसाइड, सो इसका मतलब है आपने डेलिब्रेट हाँ सेल्फ हार्म और सुसाइड का पूछना ही पूछना है। क्या आपको खुदकुशी के ख्यालात आते हैं? द मोमेंट पेशेंट सेज यस, अगला सवाल, आपने इसकी कोई प्लानिंग की? सो सुसाइड की तीन पॉइंट होते हैं जिस पे असेस किए जाते हैं। वन इज इंटेंट, इंटेंट का मुराद है कोई प्लान आपने कुछ किया, सोचा आपके ख्याल में मर जाना चाहिए, सो इंटेंट। द सेकंड इज प्लानिंग, द थर्ड इज एग्जीक्यूशन। इंटेंट, प्लान, एग्जीक्यूशन, ठीक है? Then what about the suicidal gesture? Suicidal gesture ये है डेलिब्रेट सेल्फ हार्म, not at all डेलिब्रेट सेल्फ हार्म, डेलिब्रेट सेल्फ हार्म। उसको मसलन एक पेशेंट आती है, यंग लड़की आपके पास, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वेरी कॉमन, टेंड टू गो ऑन एंड से कि जी हमें वो है। सो वो आपके आगे हाथ ऐसे आगे करके कहती हैं ये देखें डॉक्टर साहब, हालात से तंग आके मैंने ये खुदकुशी की कोशिश की है। आर द कट्स डीप इनफ? आर द कट्स डीप इनफ टू कट द आर्टरी? डू दे नो कि इस सुपरफिशियल कट से उनका क्या ख्याल है कि क्या इससे मौत वाक़ई हो जाएगी? यू हैव टू आस्क एंड एस्टैब्लिश कि आपका ख्याल है, मैं यहाँ पे एक कट लगाता हूँ हल्का सा, जिसका हल्का सा निशान आता है, क्या उससे मैं मर जाऊँगा? सी, सो द पॉइंट इज द सीरियसनेस ऑफ द अटेम्प्ट इटसेल्फ एस्टैब्लिशेस कि कितनी अच्छी अटेम्प्ट है। But then again the point is self-injury, self-inflicted wounds. वो उसके पीछे दे आर बहुत सारे हो सकते हैं सर, उसके पीछे बहुत सारे हो सकते हैं। एंड हैविंग सेड दैट, डेलिब्रेट सेल्फ हार्म, हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। डेलिब्रेट सेल्फ हार्म इज़ अ हार्बिंजर ऑफ सुसाइड इटसेल्फ, ठीक है? हम ये नहीं कह रहे कि उसको डिसमिस कर दें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन चूंकि हम सुसाइडल पेशेंट को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि डेलिब्रेट सेल्फ हार्म है तो इसको साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दें, इसको मत रखें, ये खतरनाक पेशेंट है, किसी दिन खुदकुशी भी कर लेगा। लेकिन अगर कोई ट्रू सुसाइडल अटैम्प्ट के साथ आता है या इंटेंट आपको बता देता है, कहता है जी मैंने प्लान बना लिया, मैंने विल बना ली है, इसका मतलब है उसने लिख लिया है, उसने अपनी कार्रवाई बना ली है, he is ready to say goodbye to this world. Now that is the case. serious. Who is serious? See, the word is serious risk of suicide will always require admission. The second is serious risk of harm to others. वो तो homicide हो गया. Yes, that also requires admission. But that's not homicidal तो depressive नहीं होता. सर होते हैं, इसीलिए तो साइकोसिस कहा। अगर इट्स नॉट जस्ट कि जो डिप्रेशन का पेशेंट है वो अगर ये बिलीव कर रहा है कि मेरे पे जादू करके मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो इमोशनली रिएक्ट नहीं कर सकता कि यार मैं ना इनको मार दूं? ये बाइपोलर मैनिक जो होते हैं, मैनिक आर डेंजरस टू अदर्स, सुइसाइडल डिप्रेसिव जो है वो डेंजरस टू देमसेल्व्स। The point is when the insight is lost, then the reasonability of actions is not there.
इसीलिए जब हमारे पास कोर्ट केस भेजती है अदालत, तो वो हमें कहती है एस्टैब्लिश द कॉम्पिटेंसी ऑफ द इंडिविजुअल टू स्टैंड ट्रायल। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या ये फ़र्द अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी रखता है या नहीं रखता है? और जब वो कॉम्पिटेंसी कंप्रोमाइज़ होती है तो फिर वो ये नहीं सोचेगा कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है, क्या मेरे एक्शंस रीज़नेबल हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो इंतकाम उस सास से ले, हो सकता है वो उसकी बेटी से ले, हो सकता है वो उसकी बेटी की बेटी से ले, राइट। सो दिस इज़ हाउ होमिसिडैलिटी वर्क्स। सो अगर वो एक्सप्रेस करता है जी मुझे मारने को तैयार है, मैं उनकी ऐसी की तैसी करूँगा, जाना तो मैंने है ही है, मैं उनको बता के जाऊँगा, राइट। देन सेल्फ निगलेक्ट, चाहे वो वेट लॉस में हो, हाइजीन में हो, सिवियर डिप्रेसिव सिम्टम्स, severe psychotic symptoms, lack or breakdown of social supports, people who are alone, they have more tendency to take extreme actions। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ हमने एडमिशन कब करना है, अगर हमें पता लग गया है कि ECT की ज़रूरत है। सो वैसे सुसाइड इन इटसेल्फ रिक्वायर्स इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है, सो सुसाइड इन इटसेल्फ warrants the use of electroconvulsive therapy। First indication। ठीक है, so coming back, bipolar disorder। bipolar disorder दो किस्म के होते हैं। एक bipolar 1 disorder है जिसमें mania hypomanic episode ज़्यादा होते हैं, और एक bipolar 2 होता है जिसमें depressive episode की duration ज़्यादा होती है। so bipolar 2 disorder का जो depression है, that is the most difficult to treat depression, that is refractory difficult to treat depression। आप एक दवाई देते हैं, आप दूसरी दवाई देते हैं, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है। सैडनेस बड़ी इफेक्टिव होती है। सैडनेस दिस आई मीन काम डाउन बड़ा ठीक है। बाइपोलर डिप्रेशन में तो डिपेंड करता है। एलोपेरिडोल इज सैडनेस इज मोस्ट हम सो 5 मिलियन इंजेक्शन लगाया करते थे। सर अब गाइडलाइंस चेंज हो गई, गाइडलाइंस काफ़ी चीज़ें, क्योंकि सॉल्ट्स कॉम्बिनेशंस रिसर्च वर्क ज़ाहिर है पिछले 20 सालों में 10 सालों में चीज़ें रिवाइज हुई। मैं एंड पे नाइस गाइडलाइन मैंने डाली है, ये सिर्फ समझने के लिए है। दिस इज मेनिया, मैनिक एपिसोड, ऑनसेट बिटवीन 18 30 ईयर्स। मूड कैसा होगा? इलेटेड या एलिवेटेड, एक्सपेंसिव, बड़े बड़े ख्यालात, इरिटेबल, स्पीच वुड बी लाउड, रैपिड, पनिंग इज लाइक म्यूजिक, काफिया रदीफ के साथ, शेर शायरी काफिया रदीफ के साथ चलेगी, पनिंग। हाँ, पुअर जजमेंट, क्लैंगिंग, वल्गर। सो वल्गर मीन्स डिसइनहिबिटेड, राइट। वेट लॉस शायद ना हो, शायद हो, क्योंकि वो कहता खाने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई क्या है, खुदा ने मुझे इतना कुछ दिया है, अल्लाह ताला ने ख़ास ताकत दी है, कोई ज़रूरत नहीं है। नो डैम इट। सो ग्रैंडियस डिल्यूजन्स, distracted, hyperactive, reduced need for sleep, inappropriate dressing, not the usual self, inappropriate, flashy, rangeen mizaj, right? So, and the complete opposite is this. इसका complete opposite is this. Everything आप इसको turn down करें except the age, elevated से depressed, worthless, hopeless, guilt, no future। ज़िंदगी गुजरी भी बकवास है और आगे भी ऐसी ही है, ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं। So and all the opposites। जिस तरह वो कहते हैं ना कि mania is the reactive formation, reaction formation of depression। साइकोलॉजिकल एक थ्योरी है, That's the opposite। ये साइकोलॉजिकल एक थ्योरी है, बिल्कुल ठीक है। सो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के लिए 2022 में नाइस गाइडलाइंस अपडेट हुई हैं, राइट। सो उन्होंने कहा कि कॉम्बिनेशंस को आप ट्राई कर सकते हैं, कंबाइनिंग एन SSRI विद द सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक लाइक एरिपेप्राजोल, ओलेंजापीन, कोटाइपिन और रिस्पेरडोन और लिथियम, राइट। बाइपोलर डिसऑर्डर की गाइडलाइंस 2020 में अपडेट हुई थी। बाइपोलर डिप्रेशन में फर्स्ट लाइन ड्रग जो इस वक्त है वो कॉम्बिनेशन है फ्लोक्सिटिन ओलेंजापीन का।
The second drug is quetiapine. Interestingly, this is very interesting, क्योंकि अमूमन हम समझते हैं कि बाइपोलर डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेसेंट से बेहतर होना चाहिए। दूसरी क्या बताएं? फ्लॉक्सिटीन ओलेंजापीन कॉम्बिनेशन, ये यस फ्लॉक्सिटीन ओलेंजापीन कॉम्बिनेशन नहीं, फ्लॉक्सिटीन SSRI है, ओलेंजापीन एंटीसाइकोटिक है, ठीक है। किस ग्रुप से है उसका? सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक है जिसके प्रीडोमिनेंट एक्शन डोपामिन D2 रिसेप्टर्स और D3 और माइल्ड उसका एक्शन है D4 रिसेप्टर्स पे, ठीक है। सो FDA ने 1988 में फ्लॉक्सिटीन अप्रूव की, 96 में एंटीसाइकोटिक। द कॉम्बिनेशन वाज अप्रूव्ड इन 2003, राइट। सो ओलेंजापीन फ्लॉक्सिटीन इज अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो अब जिसका रीसेंट एविडेंस बाइपोलर डिप्रेशन में ये फर्स्ट लाइन है। डिप्रेशन विद साइकोटिक डिसऑर्डर जो है उसमें भी ये फर्स्ट लाइन पे है। फ्लॉक्सिटीन ओलेंजापीन कॉम्बिनेशन इज कंसिडर्ड अ बेटर चॉइस साइकोटिक डिप्रेशन में बनिस्बत सिंपल एंटी डिप्रेसेंट के। क्यूरेटिव है, क्लिनिकल क्यूरेटिव है या प्रिवेंशन करती है? प्रिवेंशन तो लिथियम है सर, ये बाइपोलर डिसऑर्डर मैं क्लिनिकल क्यूरेटिव। मैं बता देता हूँ सर। क्यूरेटिव से मुराद आपकी अगर ये है कि डिप्रेशन को ठीक कर देती तो यस, नहीं अटैक्स ठीक है। चाहिए, मैंने अब कहना रिमिशन अचीव होती है, Remission बिल्कुल इससे रिमिशन अचीव होती है। एंड इफ कंटिन्यूड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम जैसे गाइडलाइंस में इस्टेब्लिश किया गया है तो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फर्दर रिलैप्स, तो वो ठीक हो गया ना, क्लिनिकल ठीक है। क्यूरेटिव हो ये गया। एक ही टेबलेट में है दोनों या एक tablets में ही है? सर, एक ही में, एक ही डोज में क्या है इनकी? दोनों मिलाई सर, ये आगे अभी बता रहा हूँ, ठीक है। सो बेसिकली ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैं डोजेज आगे आपको बता ड्रग दूँगा। पैटर्न नहीं है जो इनकी दोनों कॉम्बिनेशन बताती है? सर है सब ट्रेड नेम उसका ओलेंजागेट, ओलेंजा गेट, यस। ये गेट्स वालों की जो गेट्स वाले आपको Sponsor है। स्पॉन्सर करा रहे हैं लिथियम की आजकल। बात की है, लिथियम वही है जो बैटरी में यूज होता नो नो लिथियम इज समथिंग नहीं, आई मीन टू से यस एक्सेप्ट कि वो जो मेडिसिन में लिथियम यूज हो रहा है वो प्यूरिफाइड है और वो उसके साथ इंसिपिएंट और अटैच्ड है। जो बैटरी में यूज हो रहा है, देखिए हम हर केमिकल जो हम यूज कर रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कराना, उसको बॉडी में मूव कराने के लिए और केमिकल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। सो लिथियम कार्बोनेट हम एज अ हाँ यस जैसे आयरन आप देते हैं। हाँ जी हाँ एनीमिया के बिल्कुल लिए। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। प्रिवेंशन में हाँ। prevention में सी सो इफ ट्रीटेड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, जो एक्चुअल उसकी ड्यूरेशन बनती है तो वो ड्यूरेशन ऑफ रिलैप्सेस को कम। यस सेकेंडली उसके लिए किडनी बड़ा फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर किडनी डैमेज है, किडनी का मसला तो वो मसला लिथियम में यस, लिथियम में यस। सर लिथियम मोनोथेरेपी दी जा सकती है? सर बिल्कुल दी जा सकती है, कॉस्ट पर डिपेंड करता है कि आप किसको ट्रीट कर रहे हैं, अच्छा, आप किसको ट्रीट कर रहे हैं। बाइपोलर में मोनो दी जा सकती है? बाइपोलर डिप्रेशन में दी जा सकती है, कितने अरसे? बाइपोलर डिप्रेशन में दी जा सकती है। वंस वी हैव एस्टैब्लिश बाइपोलर डिसऑर्डर, किताब कहती है 2 साल तक तो आपने देनी है, और फिर 2 साल के बाद उसकी क्लोज मॉनिटरिंग है। सो क्लोज मॉनिटरिंग मींस फोर्टनाइटली से लेकर वीकली तक, फोर्टनाइटली एटलीस्ट। ब्लड टेस्ट तो चलेगा, ब्लड टेस्ट भी चलेगा, RFTs भी चलेंगे। सो राइट, बेसिकली OFC इज ओलेंजापिन फ्लॉक्सिटिन, ठीक है। सो ये 2 कॉम्बिनेशन में 3/25 एंड 6/25 2 स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल हैं। सेफ्टी ऑफ डोजेज अबव 18 मिलीग्राम ऑफ ओलेंजापिन, 75 मिलीग्राम फ्लॉक्सिटिन हैज़ नॉट बीन एवेल्युएटेड, और बल्कि इससे साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं। सो बहुत बढ़ाने की साइड में वो क्या होते हैं? सर ये अभी आ गया, ये है कॉमन साइड इफेक्ट। OFC क्या है? OFC क्या है? ओलेंजापिन फ्लॉक्सिटिन कॉम्बिनेशन, अच्छा, ठीक है। सो दीज आर द कॉमन साइड इफेक्ट: स्लीपीनेस, वेट गेन, बिगर एपेटाइट, ड्राई माउथ, ये तो वही स्वेलिंग, टायर्डनेस, शेकीनेस, वही है। ठीक है। सो माइल्ड वो हैं।
सर ये शेकीनेस के वजह से पेशेंट बहुत कंप्लेन करते हैं Akathisia. सर। वो उसमें डिपेंड करता है कि डोजेज कितनी जा रही है, ठीक है। और कैसे करेंगे आप? मैं वही कहने लगा था, उसमें सर मुख्तलिफ हैं, मैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट से मैं इसको ज़रूर कर देता हूँ। द पॉइंट इज़, एक होता है बैलेंस ख़राब होना। बैलेंस ख़राब होना इज़ ड्राउजीनेस की वजह, एक कॉज उसका होता है ड्राउजीनेस ओलेंजापीन के साथ। अच्छा, दूसरी वजह होती है ओलेंजापीन D2 रिसेप्टर्स को हिट करती है। सो वो जो हमने पहले किसी ज़माने में आप सब ने पढ़ा होगा, सब्सटेंशिया नाइग्रा के थ्रू मूवमेंट होती है, और तो वो पार्किंसोनियन फीचर्स आ सकते हैं ओलेंजापीन के साथ, ठीक है। सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स में पार्किंसोनियन फीचर्स अमूमन कम आते हैं, लेकिन ओलेंजापीन के साथ आ सकते हैं, और उसकी वजह से ये शेकीनेस आ सकती है, ठीक है। हर एक में नहीं, कुछ में। में कौन सी एंटीडिप्रेसेंट बेहतर है? सर प्रेगनेंसी में भी फ्लॉक्सिटीन अब प्राइमरी ड्रग है, एस्टैब्लिश्ड है कि फ्लॉक्सिटीन जो है वो प्रेगनेंसी में सेफ है। फ्लॉक्सिटीन फर्स्ट 3 मंथ में तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? नहीं सर, नहीं। बल्कि कोई ऑलरेडी ले रहा हो तो वो आप जी, अगर कोई ले रहा है तो वो कंटिन्यू करेगा, अगर कोई ओलेंजापीन ले रहा है तो वो कंटिन्यू करेगा। अब इनिशियली हमारे पास डाटा कम दे, और 90s में तो ड्रग अप्रूव्स हुई है ना, 96, 98 आपको अभी मैंने दिखाया है। सो ज़ाहिर है 20 साल का डाटा इकट्ठा करने में टाइम लगा, और 20 साल के बाद दे हैव रियलाइज्ड कि फ्लॉक्सिटीन प्रेगनेंसी में बिल्कुल दी जा सकती है, सर्ट्रलीन प्रेगनेंसी में दी जा सकती है। ओके, फ्लॉक्सिटीन ब्रेस्ट फीडिंग में इज़ नॉट अ गुड चॉइस, तब आपको स्विच करना पड़ेगा दूसरे के ऊपर। अगेन PCAs established हैं, they have very good effect in pregnancy, apart from कि उनके जो अदर कोलिनर्जिक इफेक्ट्स हैं वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन को बहुत एग्रीवेट कर देगी, नोजिया को बहुत एग्रीवेट कर देगी, पोस्टल ड्रॉप उसमें बहुत सिग्निफिकेंट होता है, सो TCA उसको फर्दर एग्रीवेट कर देगी। सो ये वो वजूहत है जिसकी वजह से लोग ऐसा SRIs की तरफ स्विच ऑन किए हैं, ख़ास तौर से प्रेगनेंसी में। लेकिन सर एक चीज़ है कि ओलेंजापीन में ये आपका एक बड़ा अलार्मिंग साइड इफेक्ट है, विच इज़ वेरी ट्रबलसम यू सी, एंड प्रॉब्लम वो है गायनोकोमेस्टिया। क्या? गायनोकोमेस्टिया उसमें मेल ब्रेस्ट बन जाती है इसके अंदर, ये तो ये बड़ी दैट इज अनदर प्रॉब्लम इज दैट इज इरिवर्सिबल देन। सो प्लीज कमेंट इसकी, मतलब मैं बिल्कुल इसके ऊपर कमेंट कर देता हूँ। बड़ा सीरियस साइड इफेक्ट है। मैं बिल्कुल इस पर कमेंट कर देता हूँ। जो हर वो दवाई जो डोपामीन को D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी D2 से, वो दवाई प्रोलैक्टिन लेवल को रेज करेगी। प्रोलैक्टिन और डोपामीन एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे होते हैं दिमाग में, बॉडी में, डोपामीन फिर इस तरह काम करती है D2 रिसेप्टर को, ठीक है। सो प्राइमरी एंटीसाइकोटिक्स जो फर्स्ट जनरेशन है वो स्ट्रांगली इनहिबिट करते हैं डोपामीन रिसेप्टर D2 को, उनकी वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल सिग्निफिकेंटली बढ़ता है। और वो नहीं सर, वो इरिवर्सिबल नहीं होता, सो वो प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो वो गायनिकोमेसिया करेगा। आप उसकी डोज कम करेंगे, गायनिकोमेसिया भी रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोलैक्टिन इंड्यूस्ड है। अगर प्रोलैक्टिन नहीं जाएगा, इंडक्शन ख़त्म हो जाएगी, तो बॉडी उसको रिवर्स करना शुरू कर देगी। बिल्कुल हो जाती है, ठीक है। ऑफ ऑल सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स, रिस्पेरिडोन और ओलेंजापीन D2 को, रिस्पेरिडोन खैर बहुत ज़्यादा, ओलेंजापीन ज़रा कम, लेकिन वो D2 को हिट करती है सिग्निफिकेंटली। प्रोलैक्टिन लेवल्स को, ओलेंजापीन को वो रेज सिग्निफिकेंटली नहीं करती है। मसलन अगर आप इसको रिस्पेरिडोन से कंपेयर करें तो रिस्पेरिडोन कैन इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल्स विद इन आवर्स। सो आपने अगर सुबह 8 बजे रिस्पेरिडोन खाई है तो 10 बजे जाके प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाएगा, ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ठीक है। सो द पॉइंट इज़, क्या वो इतना सिग्निफिकेंटली रेज्ड है कि आप अलार्म हो जाएं?
इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स, जब हमारे पास केसेस आते हैं तो हम पिट्यूटरी प्रोटोकॉल पे बहुत सारे लोग प्रोलैक्टिन रेज लेवल के साथ आते हैं, बहुत सारे गायनिकोमेस्टिया के साथ आते हैं। हम पिट्यूटरी प्रोटोकॉल पे MRI ब्रेन कराते हैं, यही देखने के लिए कि क्या एग्जैक्टली सेल एटर्शिका में पिट्यूटरी तो नहीं बढ़ा हुआ, हम पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से प्रोलैक्टिन लेवल रेज देख रहे हैं या डोपामिन ब्लॉकेड की वजह से देख रहे हैं। ठीक है सर, अगर ज़्यादा है तो फिर आपकी इसका मतलब है डोज ज़्यादा है, उसको कम करेंगे या दवाई चेंज करेंगे। से रिपोर्टेड हुए हैं ये गायनेकोमेस्टिया के आपने इस पेरिडोन से तो नहीं कभी रिपोर्टेड सर है डोपामिन, मैंने आपको कहा फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स आर मोर प्रोन टू कॉज D2 ब्लॉकेड एंड प्रोलैक्टिन लेवल को रेज करने में उनका वो किरदार कहीं ज़्यादा है। सेकेंड जनरेशन में चूँकि ये नई दवाई है तो इसके ऊपर नई दवाई करके अब रिसर्च आ रही है, बट इसकी D2 रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी बाकियों से कम है, कुटाइपिन से की इससे भी कम है, क्लोजापिन की उससे भी कम है। तो ये डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम करती हैं दवाइयाँ, एक पे नहीं मल्टीपल रिसेप्टर्स पे। one thing you have said correctly, Suzanne, very pleasing, that is reversible. Yes, it is. It is. नहीं, it is reversible. Sir, thank you very much. Thank you.